हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग वैदिक काल के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो दूसरे भाग में आप सबों का स्वागत है। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से वैदिक साहित्य या तो वैदिक काल का बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा और उससे संबंधित 25 क्वेश्चनों को किया दोस्तों। उसी प्रकार आज भी हम लोग वैदिक सभ्यता के दूसरे भाग को करेंगे और दूसरे भाग में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और उसके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्त। तो आज हम लोगों का ये वीडियो खत्म होगा, यानी कि वैदिक सभ्यता आज हम लोग खत्म करेंगे दोस्त। कल से हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो कल हम लोग जिस तरीके से पढ़े थे कि वेद कितने थे, 4 थे, उससे संबंधित प्रमुख प्रश्न के बारे में पढ़ा दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय प्राचीन साहित्य कैसा था, या तो उस समय के साहित्य में और क्या क्या था वेद के अलावा। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्त कि जिस तरीका से वेद 4 था, उसी तरीका से वेदांग कितना था, 6। कौन कौन सा था? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिषी। कौन सा था दोस्त? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिषी। और इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से थे? तो जैसे पाणिनि का क्या था? एक व्याकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। और क्या है दूसरा? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र भी क्या है? एक दोस्त पुस्तक है। पाणिनि का व्याकरण जिसका नाम था अष्टाध्यायी, और ये कल्पसूत्र एक पुस्तक का नाम है दोस्त। तो ये वेदांग से संबंधित पुस्तक है। अगर हम लोग बात करें कि इसका महत्व क्या था, तो वेदों का जो मंत्र होता था उसका सही उच्चारण करने का सही विधि यहाँ पे दिया हुआ रहता था। वेदों का मंत्रों का उच्चारण कैसा करना है, इसके बारे में जानकारी वेदांग में दिया हुआ रहता था दोस्त। और साथ में यज्ञ का विधि विधान के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ रहता था। चलिए आगे देखते हैं। पुराण कितना था? 18। पुराण कितना था दोस्त? 18। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा पुराण के बारे में क्या जानकारी दिया है कि पुराण प्राचीन कथाओं का संग्रह है। पुराण क्या है दोस्त? प्राचीन कथाओं का संग्रह है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 18 महापुराण। पुराण को क्या बोलते हैं? 18 महापुराण। क्यों? क्योंकि 18 पुराण है। और ये सृष्टि से उत्पत्ति संबंधित जानकारी भी देता है, देवी और ऋषि वंशावली के बारे में भी जानकारी देता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख पुराण कौन कौन सा है, तो विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसा करके टोटल 18 पुराण है दोस्त। चलिए अगर हम लोग बात करें कि इसमें इसका महत्व क्या है, या तो इसमें मुख्य रूप से क्या दिया गया है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में दिया गया है, राजाओं का इतिहास के बारे में दिया गया है दोस्त। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। आगे दिया गया है सूत्र साहित्य। आगे क्या दिया गया है दोस्त? तो सूत्र साहित्य। ध्यान दीजिएगा, सूत्र साहित्य क्या चाहिए? तो इसमें संक्षिप्त और गद्यात्मक नियम दिए गए थे। संक्षिप्त और गद्यात्मक नियम। और आगे इसमें देखिएगा कि इसका प्रमुख तथ्य क्या क्या है। तो ये अल्प शब्द में अधिक अर्थ देते थे। ये अल्प शब्द में मतलब कम शब्दों में लिखा हो रहता था, लेकिन इससे अर्थ बहुत ज्यादा निकलता था। और वैदिक ग्रंथों का सार होता था। जैसे पूरा एक चैप्टर है तो उसको हम लोग संक्षेप में एक पेज में जैसे लिख देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे समझिएगा कि जो भी वैदिक ग्रंथ था उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब छोटा रूप, लघु रूप में यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्त। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए इसका क्या कि इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो यह है स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है और फिर काम सूत्र है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और काम सूत्र, ये सब किसका साहित्य है? तो सूत्र साहित्य का। किसका साहित्य है दोस्त? सूत्र साहित्य का ग्रंथ है बोली, या तो साहित्य है। चलिए अब इसका महत्व क्या क्या था ये देखेंगे हम लोग। तो इसका महत्व यह था दोस्त कि ये यज्ञ और सामाजिक नियम इसमें लिखे हुए रहते थे। मानव जीवन के नियम लिखे रहते थे कि मानव को अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, कि संन्यास लेना चाहिए, कि ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, कि व्यापार करना चाहिए। इन सारी चीजों को यहाँ पे दिया हुआ रहता था दोस्त। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है? स्मृति साहित्य। क्या दिया गया है दोस्त? स्मृति साहित्य। तो सबसे पहले इसका महत्व देख लीजिए कि स्मृति साहित्य का महत्व क्या था। तो इसमें कानूनी और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया था। जैसे कि अभी हम लोग का संविधान में सारा नियम कानून एक देश को चलाने के लिए जो जो लिखा गया है, वैसे ही पहले स्मृति साहित्य में लिखा जाता था कि एक राष्ट्र को कैसे चलाना है, या एक राष्ट्र को चलाने के लिए राजा के लिए क्या क्या नियम जरूरी है जनता के लिए लागू करना, वो सब सारा चीज इस स्मृति साहित्य में दिया हुआ रहता था दोस्त। अब आगे अगर हम लोग इसमें देखें कि इसका प्रमुख तथ्य क्या है, तो यहाँ पे इसे समझिए कि मानव आचरण के नियम और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यहाँ से जानकारी मिलता है। इसका प्रमुख साहित्य कौन कौन सा है? मनुस्मृति,
याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। कल हम लोग मनु स्मृति के बारे में क्वेश्चन किए हुए थे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्या दिया गया है दोस्त, यहाँ पे महाकाव्य। क्या दिया गया है, महाकाव्य। तो महाकाव्य में मुख्य रूप से दो ही नाम याद रखना है, एक नाम याद रखना है रामायण का और दूसरा नाम याद रखना है महाभारत का। तो महाकाव्य का क्या प्रमुख तथ्य है दोस्त, तो देखेंगे यहाँ पे वीर कथाएं दिया हुआ रहता है, विशाल ग्रंथ होता है और मुख्य रूप से राम और कृष्ण का कथा के लिखा हुआ रहता है दोस्त, किसमें, महाकाव्य में। अब आगे देखेंगे तो हम अभी अभी आप लोग को बताएं कि इसका प्रमुख ग्रंथ के रूप में सिर्फ दो याद रखना है, कि रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण को लिखने वाले कौन थे, वाल्मीकि, और महाभारत को लिखने वाले कौन थे, व्यास। कौन थे दोस्त, व्यास। महाभारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत पूरे दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, ध्यान में रखिएगा दोस्त। आगे देखिए कि इसका महत्व क्या है। जीवन के उच्च आदर्श और धर्म एवं युद्ध का ज्ञान इससे पता चलता है दोस्त। जैसे कि आप महाभारत पढ़िएगा तो उसमें से एक अलग खंड में क्या दिया गया, गीता का उपदेश, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान देता है दोस्त। या तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव माइंड में रखने का कोशिश करता है। अगर आप उसको पढ़िएगा तो आपसे नेगेटिविटी दूर रहेगा दोस्त। तो चलिए ध्यान में रखते हुए अच्छे ढंग से पढ़िएगा दोस्त। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए दोस्त क्या दिया गया है कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या दिया गया दोस्त, महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसे हम लोग वेद पढ़े, वेद कितना था, 4, वेदांग कितना था, 6, कल्प कितना था, माफ कीजिएगा, वेदांत कितना था, 6, और फिर हम लोग क्या देखे थे, पुराण कितना था, 18। तो उसी तरीका से यहाँ हम लोग देखेंगे कि उपनिषद का कुल संख्या कितना है दोस्त, तो उपनिषद का कुल संख्या है 108। उपनिषद का कुल संख्या कितना है, 108। सबसे बड़ा उपनिषद का नाम क्या है, बृहदारण्यक, और सबसे छोटा उपनिषद का नाम क्या है, मुंडक्यो उपनिषद। तो एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त कि ये सबसे छोटा उपनिषद का नाम क्या है, मुंडक्यो उपनिषद, और एक उपनिषद है जिसका नाम क्या है, मुंडको उपनिषद। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो सबसे छोटा उपनिषद है उसका नाम क्या है, मुंडक्यो उपनिषद, और एक दूसरा उपनिषद है जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका नाम क्या है, मुंडको उपनिषद, और एक का नाम क्या है, मुंडक्यो उपनिषद। कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर से जो उपनिषद है उसका कुल संख्या कितना है, 108। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मुंडक्यो उपनिषद, और एक मुंडको उपनिषद है जिससे क्या लिया गया है दोस्त, सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है ये भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते क्या है दोस्त, भारत का आदर्श वाक्य। और याद रखिएगा कि जो मुंडको उपनिषद है इसी में क्या लिखा गया है कि जो यज्ञ होता है वो टूटी हुई नाव है। यज्ञ को क्या लिखा गया है दोस्त, इसमें टूटी हुई नाव, ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला जो है हम लोग का वो क्या है, एक जवालो उपनिषद है। जवालो उपनिषद में किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है, 4 आश्रम। किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है दोस्त, 4 आश्रम के बारे में जानकारी मिलता है। वो कौन कौन सा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के लिए समय अवधि कितना है दोस्त, 0 से 25 वर्ष। गृहस्थ के लिए समय अवधि कितना है दोस्तों, 25 से 50। वानप्रस्थ के लिए कितना है, 50 से 70, और संन्यास के लिए कितना है, 75 से 100। याद रखिएगा दोस्त। चलिए और इसमें थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुराण और ऐतिहासिक राजवंश, यानी कि किस किस पुराण से किस किस राजवंश के बारे में पता चलता है, इसके बारे में भी देखेंगे दोस्त। तो सबसे जो पुराना पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण का नाम क्या है दोस्त, मत्स्य पुराण। अगर मत्स्य पुराण का बात करें तो इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है दोस्त, तो सातवाहन वंश। किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है, सातवाहन वंश। विष्णु पुराण से किस वंश का जानकारी मिलता है, तो विष्णु पुराण से हम लोग को मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। वायु पुराण से किसका जानकारी मिलता है, गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। और मैंने आप लोगों को पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने के समय ही ये बताया था कि जो लोहा है उसका खोज करने वाले कौन है, आर्य। लोहा का खोज करने वाले कौन है, आर्य। और किस काल में खोज हुआ था दोस्त, तो वैदिक काल में। और इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो अतरंजी खेड़ा में। कहाँ पे साक्ष्य मिला है दोस्त, अतरंजी खेड़ा में, याद रखिएगा। चलिए दोस्त एक बार फिर से स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, वेदांग कितना है दोस्त, तो वेदांग है 6। वेदांग कितना है दोस्त, तो वेदांग है 6। पुराण कितना है, तो पुराण कितना है, 18। पुराण कितना है दोस्त, 18, याद रखिएगा। और साहित्य सूत्र में कम से कम स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और काम सूत्र, इसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका नाम याद रखिएगा। स्मृति साहित्य के भी प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति, इनका नाम याद रखिएगा। और महाकाव्य में 2 ही नाम फेमस है दोस्त, एक महाभारत और दूसरा रामायण। तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्त।
चलिए आगे चलते हैं, एक बार स्पीड में सिर्फ रिवीजन करते हैं दोस्त, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कुल उपनिषद कितना था 108। कुल उपनिषद कितना था दोस्त 108, जिसमें सबसे छोटा उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद कौन है दोस्त, तो बृहदारण्यक। सबसे छोटा मुंडक्य उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से हम लोग क्या लिए हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमया और ओम शब्द। बृहदारण्यक जो हम लोग का उपनिषद है, इसी से तमसोमा ज्योतिर्गमया, जो हम लोग सरकारी स्कूल में जो प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है, उसमें जो तमसोमा ज्योतिर्गमय प्रार्थना करते हैं वो यहीं से लिया गया है दोस्त। और जो हम लोग ओम शब्द देखते हैं, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। अगर हम लोग बात करें मुंडको उपनिषद के बारे में, तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का आदर्श वाक्य है। जबालो उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में दिया गया है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है, और विष्णु पुराण से मौर्य वंश, और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो लोहा है, उसको उस समय के लोग क्या कहते थे, तो लोहा को उस समय के लोग दोस्त क्या कहते थे, श्याम अयस। क्या कहते थे, श्याम अयस। और इसको खोज का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो अतरंजी खेड़ा में, याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न लगाते हैं दोस्त। प्रश्न लगाने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हम लोगों ने सीखा है वो सही सीखा है। तो चलिए दोस्त प्रश्न लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्त कि वैदिक युगीन सभा क्या थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो याद रखिएगा दोस्त, सभा एक मंत्री परिषद है। सभा क्या है दोस्त, मंत्री परिषद। ध्यान में रखिएगा, उस समय मंत्री परिषद में 2 भाग होता था, एक सभा और दूसरा समिति। एक सभा और दूसरा समिति। जो समिति होता था दोस्त, उसमें निम्न वर्ग के लोग बैठते थे, और जो सभा होता था उसमें श्रेष्ठ वर्ग के लोग बैठते थे। तो इन दोनों को मिला के मंत्री परिषद बनता था दोस्त, याद रखिएगा। वैदिक युगीन सभा क्या था, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के कितने भाग थे, 2 भाग, सभा और समिति। सभा में श्रेष्ठ लोग बैठते थे और समिति में निम्न लोग बैठते थे, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है। मतलब उस समय का शासन प्रणाली कैसे था, लोकतांत्रिक था या गणतांत्रिक था या वंशानुगत था, किस टाइप का वहां पे शासन चलता था दोस्त, ये पूछा गया है। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र। इसका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्त, गणतंत्र। यानी कि उस समय के लोग गणतंत्र रहना पसंद करते थे। गणतंत्र रहना का मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा दोस्त, उस समय के जो जनता होता था वही अपना राजा चुनता था। तो इसी को क्या बोला गया दोस्त, गणतंत्र। जैसे अभी हम लोग का भारत जो है गणतंत्रात्मक देश है, तो वैसे ही उस समय का जो लोग होते थे वो लोग भी कैसा राजपाट में बिलीव करते थे, तो गणतंत्र, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है दोस्त ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ था। ऋग्वेदिक काल कब से कब तक था, तो 1000 बीसी से लेके, माफ कीजिएगा, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और बाकी जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। 1000 बीसी से लेके कितना बीसी तक दोस्त, 600 बीसी। इसी समय के अंतराल में हम लोग का अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद का रचना हुआ। ऋग्वेद का रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था, लगभग 1500 से 1000 ईस्वी के बीच, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। निम्नलिखित में से कौन भारत दर्शन का आरंभिक विचारधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, तो किस काल में हुआ है। युग, या तो युग में हुआ है, गुप्त युग में हुआ है, मौर्य युग में हुआ है, कुषाण युग में हुआ है, या वैदिक युग में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त वैदिक युग। क्या हो जाएगा, वैदिक युग। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी स्पष्ट उल्लेख किस काल में हुआ, तो वैदिक युग में हुआ। किस में हुआ, वैदिक युग में हुआ, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद में किन 6 मंडलों का वंश, किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है।
तो इसको याद रखिएगा दोस्त, इसको बोला जाता है जो 2 से 7वां मंडल है, इसको हम लोग 6 मंडलों का वंश या गोत्र मंडल कहते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे पुराना मंडल है। 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है ये सबसे पुराना मंडल है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, वंश मंडल या गोत्र मंडल, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। इसमें जड़ी बूटी के बारे में भी जानकारी दिया गया है। किन किन चीजों के बारे में जानकारी दिया गया दोस्त? जड़ी बूटी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे दोस्त? 10 मंडल। कितने इसमें ऋचा थी और यानी मंत्र था? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मैंने इसका आप लोगों के साथ जिक्र किया था दोस्त कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया में आए थे। क्यों आए थे? चारा के खोज में या तो अपने भोजन के तलाश में मध्य एशिया से ये भारत आए थे। और आर्य का मतलब क्या होता है दोस्त? तो श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो याद रखिएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिला है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। कहाँ पे मिला है दोस्त? अथर्ववेद में। मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि सभा और समिति दोनों को मिला के मंत्री परिषद का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था दोस्त? तो मंत्री परिषद का निर्माण होता था। और सभा में किन लोग बैठते थे? तो सभा में श्रेष्ठ लोग और समिति में निम्न लोग बैठते थे, और इन्हीं दोनों को मिला के मंत्री परिषद हुआ करता था दोस्त। हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। कौन सा था दोस्त? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। कौन सी थी दोस्त? विदत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? अगला क्या क्वेश्चन है दोस्त कि ग्रामन ग्रंथों में प्राचीनतम या तो सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है दोस्त? शतपथ ग्रंथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो याद रखिएगा दोस्त, ये आया था उत्तर वैदिक काल में। कब आया था दोस्त? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, अनुलोम विवाह का अर्थ ये है कि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर सकता था। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग का नारी के साथ विवाह कर सकता था। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि दोस्त कि वहाँ का सामाजिक व्यवस्था कितना अच्छा था। आज देखिएगा तो ऊपर जाति वाला लोग नीचे जाति वाला से शादी नहीं करता है, पर उस समय का समाज या सभ्यता कितना अच्छा था कि ऊपर वर्ण वाला पुरुष निम्न वर्ण वाला नारी के साथ में भी विवाह कर रहा है। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में यौ का अर्थ क्या है? तो इसके बारे में जिक्र हम लोगों ने कल ही किया था कि यौ का अर्थ क्या होता है? जौ। यौ का अर्थ क्या होता है दोस्त? जौ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्त? चावल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अथर्व का अर्थ क्या है? जो हम लोग अथर्व वेद कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है दोस्त? पवित्र जादू। याद रखिएगा, अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो हम आप लोग को ये जब मुख्य तथ्य बता रहे थे तभी मैंने बताया था कि जो अष्टाध्यायी है इसके लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। याद रखिएगा, पतंजलि का जो मुख्य पुस्तक है वो कौन कौन है? महाभाष्य और योग शास्त्र। महाभाष्य और योग शास्त्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो याद रखिएगा, स्मृति का अर्थ क्या है दोस्त? स्मृति में जो नियम कानून दिया होता था उस समय के सभ्यता को कैसे चलाना है या राजा को कैसे शासन करना है, इसका नियम कानून दिया हुआ रहता था दोस्त। तो जो सबसे पुराना स्मृति है वो है मनु स्मृति। कौन सा है दोस्त? मनु स्मृति। याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्त? रामायण को। जो महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख 50 बार मिला है और जो सिंधु नदी था इसका उल्लेख 55 बार मिला है। इसका उल्लेख ज्यादा मिला है पर व्यापार के दृष्टि से। किसके दृष्टि से? व्यापार के दृष्टि से। याद रखिएगा सबसे पवित्र नदी क्या है? सरस्वती। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज के आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसको याद रखिएगा दोस्त, कुल या कुटुंब। क्या याद रखिएगा? कुल या कुटुंब उस समय की आधारभूत इकाई थी। जैसे अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। मतलब 250 बार इसका उल्लेख किया गया है मंत्रों में। तो याद रखिएगा वो कौन है? इंद्र। वो कौन है? इंद्र। अग्नि का कितना बार उल्लेख मिला है दोस्त? तो 200 बार। और इनको क्या बोला जाता है? अग्नि को मीडिएटर। इंद्र को क्या बोला जाता है? तो युद्ध और वर्षा के देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, तो यहां तक बने रहने के लिए सबको धन्यवाद। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ, क्या बोला गया है दोस्त कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो याद रखिएगा ये कहा गया है अथर्ववेद में। ये किस में कहा गया है दोस्त? अथर्ववेद में। तो यहाँ पे हम लोग का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म होता है दोस्त। आप लोग इसे पढ़िएगा, एक बार में याद नहीं होगा तो 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, लेकिन पढ़ने के बाद टेस्ट जरूर लगाइएगा दोस्त। और प्रीवियस ईयर से मैच करके देखिएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्त।